हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने कुछ पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इन्हीं पीरियोडिक ट्रेंड के वेरिएशंस पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इनके स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आज हम लोग इस पर पूरी एक फुल डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले किसी पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करने से पहले हम लोग आते हैं एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज को पीरियोडिक टेबल में पढ़ा जाता है एटॉमिक रेडियस से। तो याद करिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बताया है कि एटॉमिक रेडियस कुल कितने टाइप के होते हैं, कौन कोवैलेंट रेडियस होता है, कौन आयनिक रेडियस होता है, कौन मेटेलिक रेडियस होता है, इन सब पे डिस्कशन हो चुकी है। अब सिंपल सा आज ये पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन मूव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन यही देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस को एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की डिफिनेशन यही थी, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच के, यानी दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। यहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन करने की छोटी सी कोशिश की है, जैसा कि अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो इसके फर्स्ट वाले वीडियोस को आप देख लीजिए। उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएशन इन पीरियड ऑफ एटॉमिक रेडियस। किसी एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सी बात है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीजेस। ये तो हो गया डिक्रीज करता है, लेकिन अब क्वेश्चन होता है क्यों डिक्रीज करता है? तो यहां पर लिखिए ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद करिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है कि किसी एटम के अंदर बढ़ने वाले टोटल प्रोटॉनिक चार्जेस को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनकी जो एटॉमिक साइज होगी, तो लिथियम की सबसे अधिक और फ्लोरीन की सबसे कम। और ये मैं समझाने की कोशिश किया हूं, मैंने दिखाने की कोशिश की कि जो +3, +4, +5 हैं, ये एक्चुअल में उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उसके शेल के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और यहां पर जो भी डिस्टेंस होगा वो फ्लोरीन तक आता है तो वो न्यूक्लियस से काफी क्लोजर हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का साइज सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और इन्हीं श्रिंकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन इन पीरियड्स कहते हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हर बार एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उस एटॉमिक साइज का, मतलब उसके एटॉमिक साइज का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम के चारों तरफ क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिव चार्ज होते हैं। अब वो निगेटिव चार्ज जैसे जैसे न्यूक्लियस के क्लोजर आना शुरू करेंगे तो एटॉमिक रेडियस घटता चला जाएगा। और यही वजह है बच्चों कि जब भी हम पीरियड टेबल में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज घटता जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं वेरिएशन इन ग्रुप, यानी किसी भी एटॉमिक रेडियस का उसके ग्रुप में कितना वेरिएशन आता है और क्यों आता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमने यहां पर फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के कुछ एलिमेंट को मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है। अब आप सिंपल सी बात है कि जब अभी आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, और जब आप एटम का साइज बढ़ता है तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आप ग्रुप चेंज करते करते हैं उसी प्रकार से हर बार एक नया एटॉमिक शेल यानी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज कर जाता है। और जाहिर सी बात है, जब न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करेगा तो उस न्यू ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस से डिस्टेंस स्लाइटली बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप होते चले जाएंगे। अब यहां पे सोचिए, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसका ही है, और जैसे जैसे आउटर मोस्ट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से नापते चले जाएंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब भी टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हर बार एटम के चारों तरफ एक नया शेल बन जाता है, और वो शेल एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो यही बात मैंने लिखी हुई है कि ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल।
किसी भी एटम के चारों तरफ जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हर बार एटम्स में नया इलेक्ट्रॉनिक शेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उससे उस एटम का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है और एटम का रेडियस बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं नए पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ, जिसका नाम है वैलेंसी। आप सभी को पता है वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। लेकिन ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन है कि किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ बोल करके नहीं बताई जा सकती है, उसके लिए कुछ एविडेंस देने पड़ते हैं। तो जो न्यू डेफिनेशन है वो ये कहती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। जैसी बात है, ये लेविस और कोसल ने बताया था कि कोई भी एटम जब कॉम्बिनेशंस के लिए जाते हैं यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जाते हैं तो या तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या गेन करते हैं। तो ये उन्हीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस की बात कर रहा है। क्या है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाई एन आउटर मोस्ट एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कॉल्ड देयर वैलेंसी। सिंपल सी बात है, कोई एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को या तो वो लॉस करे या वो गेन करे। क्या करने के लिए? ताकि अपने आउटर मोस्ट में वो 8 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन कर सके। और जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है या गेन करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को जो लॉस या गेन करता है वैलेंसी कहलाती है। तो चलिए यहां पर इस पीरियोडिक ट्रेंड को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी को चेंज होते हुए देखें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर एक चीज बताई गई है, जैसे आपने यहां पे देखी होगी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अगर आप देखेंगे तो लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2 और बोरान की 3 होती है। कार्बन की 4 आप जानते हैं मीथेन में शो करता है। लेकिन जैसे कार्बन से आप नाइट्रोजन की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2 और फ्लोरीन की 1 हो जाती है। अब क्वेश्चन होता है क्यों? बच्चों ये बात छिपी हुई है इन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। यहां पर आप देख रहे हैं कि लिथियम के आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से लूज करके अपने आउटर मोस्ट में डुप्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि नियम ये है कि या तो ये 7 गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज्यादा आसान है रादर देन 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। तो इस नाते इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका वैलेंसी +1 होता है। उसी तरह से बेरिलियम का +2 होता है, बोरान का +3 हो जाता है, क्योंकि ये नंबर जितने नंबर ऑफ कम इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में उनको बहुत जल्दी से एटम निकाल देता है। लेकिन जैसे जैसे एटम के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कार्बन, ये अंतिम लिमिट है 4। अब 4 की खासियत ये होती है ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और शेयर भी कर लेते हैं। इस नाते मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कोवैलेंट इन नेचर। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात आती है तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? तो सिंपल सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन जो लेगा तो 8 बनेगा। तो इस नाते नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी वैलेंसी 2। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो उसकी वैलेंसी 1। तो इस प्रकार से इनकी वैलेंसी 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है। कब? जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 1। पहले शुरुआत में इनकी वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर उसके बाद 4 से 1 की तरफ घटना शुरू कर देता है। अब अगर इन्हीं वैलेंसी की अगर हम ग्रुप में बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी एक ग्रुप की बात करें जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम एंड सीजियम, हम सभी के पास पता है कि इन सभी के आउटर मोस्ट में 1-1 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और जब इन सभी के आउटर मोस्ट में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब इनकी वैलेंसी में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है हम जब लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। इस पर भी डिस्कशन कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से चल जाते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि किसी भी एक अकेले एटम, यानी अकेले एटम मतलब आइसोलेटेड, पूरी दुनिया में वो अकेला होना चाहिए किसी ऐसे एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में जहाँ पे दूसरा एटम या एलिमेंट हो, नहीं तो उनके साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक म्यूचुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है इनका। तो
तो एक ऐसे एटम जो पूरी तरह से अकेला हो, अब उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप बाहर से जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं ताकि ये एटम इस एटम को छोड़ करके जंप कर जाए और हमारा एटम आयोनाइज्ड हो जाए। तो एक एटम के आयोनाइजेशन के लिए जितनी एनर्जी आप देते हैं ताकि ये उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इस फिनोमेना को या इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसी को डेफिनेशन के तौर पे मैंने लिखा हुआ है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी आप देते हैं वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपको इसको मुझे ये बताना था कि आखिर पीआई टेबल में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वेरिएशन इन पीरियड की बात आती है तो मैंने सीधे सीधा लिखा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। हम सभी को पता है बच्चों कि लिथियम से बेरिल फ्लोरीन की तरफ जाने पर एटम का साइज छोटा होता जाता है, और एटम का साइज जब छोटा होगा तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी क्लोजर आएगा, और जब न्यूक्लियस के काफी क्लोजर आएगा तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर के से ज्यादा देनी पड़ेगी, और तभी वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। मतलब जैसे जैसे एटम का साइज श्रिंक करेगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्लोजर आता चला जाएगा, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होता है, तो जैसे बात हम यहाँ पे फर्स्ट एक ग्रुप को बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और हम सभी को पता है कि ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज करता है। ये ठीक है, एटम का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। जैसे जैसे आप पीरियड वाइज नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे एक एक पीरियड एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जन्म देता है। तो जैसे बताए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, इसका मतलब है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट का नंबर 7th पीरियड में आता है, इसका मतलब यह है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कुल 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अब वो 7 ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से उसको बहुत दूर लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस बात को आप फोकस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी के 2 एक्सेप्शन भी हैं। वो 2 एक्सेप्शन क्या हैं कि आपने कभी बेरिलियम और बोरॉन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेजर किया होगा, या आपके बुक में दिया भी होगा। एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। जबकि रूल के अकॉर्डिंग अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से कम होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा है, बोरॉन की कम है। नाइट्रोजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। जबकि नियम से जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन है बच्चों इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम लोग बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंसियरली अगर स्टडी करते हैं तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 एंड 2s2 पाते हैं। और 2s2 ये एक डुप्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिसकी वजह से और जो भी एटम पेयर्ड हो जाते हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना नहीं चाहते हैं। तो यही वजह है कि जब आप इन एटम को निकालने के लिए बाहर से एनर्जी देते हैं तो ये अपनी चूंकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी पहुंच चुके होते हैं, तो अतः आपको पहले वो स्टेबिलिटी तोड़नी होगी, और उस तोड़ने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ाना होगा। तो ये इसकी वजह से बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से बढ़ जाती है। जबकि बोरॉन में यहां पे देखिए 2s2 एंड 2p1, यहां पर इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p1 में चला गया, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से और दूर खिसक गया, और जब और दूर खिसक गया तो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ गया, तो जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो बढ़ जाएगी। तो वो
आयनाइजेशन एंथैल्पी के पीरियोडिक ट्रेंड का थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहां पर भी नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, जबकि रूल होना चाहिए ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक साइज इसकी तुलना में क्या है, बहुत कम है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया गया तो 1s2 2s2 2p3 और 2p3 के जब इलेक्ट्रॉनों को फील्ड किया गया तो यहां पर सभी ऑर्बिटल हाफ फील्ड पाए गए और आपने हुंस रूल में पढ़ा होगा हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी जैसे ही कोई एटम के सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड भरे होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है और जब स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है तब ये एटम अपने इस स्टेबिलिटी को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है आपको जब बाहर से एनर्जी देंगे तो उस एनर्जी का अमाउंट बहुत बढ़ाना पड़ जाएगा, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास यही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है और हर एटम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से ये अनस्टेबल होना शुरू कर देता है। तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी कोई एनर्जी दे तो उसको ये बाहर जंप करा देता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही है बच्चों इनके बारे में आयनाइजेशन पोटेंशियल के एक्सेप्शन।